इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि समंदर की लहरों की वजह से उसी के अंदर डूबे जा रहा था, क्योंकि असल में जिस जहाज पर वो जा रहा था उसे एक सी मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया था, जिसके ऊपर उस बच्चे के माता पिता भी मौजूद थे। और तभी उस बच्चे को वहाँ पर एक सी मॉन्स्टर की झलक दिखाई देती है। इसके बाद अब हमें कहानी कुछ साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक अनाथ आश्रम में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं और उसका नाम होता है मेजी ब्रम्बर, जो कि अपने सभी दोस्तों को किताब की एक कहानी को सुना रही थी कि किस तरीके से समुद्री राक्षस किनारे पे आकर लोगों पर हमला करने लगे, जिनका सामना करने के लिए फिर शिकारियों को सामने आना पड़ा, जो कि ऐसे वीर योद्धा हैं जो कि समुद्री राक्षसों के इलाके में जाकर उन्हें मार कर ही वापस लौटते हैं। और शिकारियों के दल का सबसे ताकतवर जो जहाज है उसका नाम है तूफान, जिसके कैप्टन का नाम होता है कैप्टन क्रो। लेकिन तभी वहाँ पर एक नन आ जाती है और वो सभी बच्चों से कहती है कि तुम लोगों को तो सो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लोग राजा के हुक्म के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो नन यहाँ से बाहर जाती है तो मेजी ब्रम्बल चालाकी के साथ में यहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो इस ऑर्फनेज में नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में तूफान नाम के जहाज को दिखाया जाता है और इस जहाज के हमें सबसे काबिल बंदे जेकब को भी दिखाया जाता है। और ये लोग यहाँ पर एक सी बीस्ट को मारने के लिए आए हैं, जिसका नाम है रेड ब्लास्टर, जो कि आज तक का सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक समुद्री राक्षस माना जाता है। और कैप्टन क्रो भी खासकर उसी को मारना चाहता था, क्योंकि वो उससे आज से 30 साल पहले का बदला लेना चाहता है। साथ ही हमें यहीं पर एक और खास कैरेक्टर शेरा शार्प को भी दिखाया जाता है। लेकिन तभी कैप्टन क्रो को इस बारे में पता चलता है उन लोगों के एक साथी जहाज के ऊपर किसी सी बीस्ट ने हमला कर दिया है। दूसरी तरफ कैप्टन क्रो के सामने रेड ब्लास्टर भी था, लेकिन उसे अपने शिकारियों के नियमों को फॉलो करते हुए अपने उस साथी जहाज की मदद करने के लिए जाना पड़ता है। कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में आकर उसे ब्लास्टर को अपने हाथ से निकालना पड़ा। दूसरी तरफ हमें उस जहाज को भी दिखाया जाता है जहाँ पर अब फाइनली तूफान पहुंच चुका था और वो लोग उस सी बीस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे कि वो तुरंत ही उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिसका शिकार करने के लिए यहाँ के सभी लोग तैयार हो चुके थे। तभी उन लोगों को अपने सामने से आता हुआ वो सी बीस्ट दिखाई देता है। इसीलिए कैप्टन कहता है कि जल्दी से जहाज को घुमाकर उसके सामने ले आओ, क्योंकि वो लोग तुरंत ही उसके ऊपर गोलों को दागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी वजह से वो सी बीस्ट डर नहीं रहा था, जिससे कि उन लोगों को उसके ऊपर तीरों से तक अटैक करना पड़ता है। तभी जेकब उसको पकड़ने के लिए एक तीर भी लगा देता है, लेकिन वो तो यहाँ पर चाल चल रहा था, क्योंकि तभी वो अचानक से ही तूफान के ऊपर हमला कर देता है, यहाँ तक कि वो उसको जकड़ के यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिससे कि सी बीस्ट और यहाँ के लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सी बीस्ट के पास में काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स मौजूद थे, जिनको जेकब और कैप्टन काटते जा रहे थे, साथ ही अपने लोगों को भी बचाते हैं। तभी जेकब यहाँ पर चालाकी के साथ में उस सी बीस्ट के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे कि फिर वो गुस्से में आकर जेकब के ऊपर अटैक करके उसको पानी में गिरा देता है ताकि वो उसको खा सके। लेकिन जेकब उसके मुंह में जाने के बाद भी वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो उसी के टेंटिकल्स को पकड़ लेता है, जिससे कि अब वो सी बीस्ट काफी ज्यादा हिलडुल रहा था। तो कैप्टन क्रो कहता है कि आज मैं इस राक्षस को खत्म कर दूंगा, और वो अपने स्पीयर को ले जाकर उसके सीने में घुसा देता है, जिससे कि ये सी बीस्ट यहीं पर मारा जाता है। लेकिन कैप्टन क्रो उसकी निशानी को लेने के लिए उसी के साथ में डूबते हुए उसके हॉर्न को काट लेता है, और वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगता है तो वो सी बीस्ट कैप्टन को पकड़ के नीचे की तरफ ले जाता है। लेकिन जब कैप्टन को होश आता है तो वो अपने सामने जेकब को पाता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन अब कैप्टन को बहुत ही ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि उसके हाथों से ही रेड ब्लास्टर टूट चुका था, साथ ही ये जहाज भी बहुत ही ज्यादा डैमेज भी हो चुका था। इसीलिए कैप्टन सभी को ऑर्डर देता है कि अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। शाम के वक्त में सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कैप्टन तो रेड ब्लास्टर के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका है। तो जेकब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग आखिर क्यों डरते हो, इस बात को मत भूलो कि ये वही जहाज है जिसने आज तक कई सारे समुद्री राक्षसों को मारा है। इस जहाज पर लगे हुए जख्म ही इसका सबूत है, और हमारे शरीर पर जो जख्म आते हैं वो हमारी वीरता की निशानी है, क्योंकि हर एक शिकारी शान से अपनी जिंदगी को जीता है, शान से ही मौत को गले लगा लेता है। जेकब की इन बातों को सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी कैप्टन क्रू जेकब को अपने पास में बुलाते हैं कि आज जो तुमने डिसीजन लिया वो एकदम सही था, क्योंकि उस वक्त हमारे साथी जहाज को बचाना भी काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से वापस जाकर सबसे पहले अपना इनाम लेंगे, अपने जहाज की मरम्मत करा के अपने सबसे बड़े शिकार को मारने के लिए जाएंगे, जो कि है रेड ब्लास्टर। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेरे मर जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये जहाज तो हमेशा रहेगा लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा। और वो जेकब को अपनी एक किताब दिखाते हैं जिसके अंदर उनके और उनके पूर्वजों की बहादुरी के किस्से लिखे हुए थे। कैप्टन क्रू कहते हैं कि जब मैं उस रेड ब्लास्टर को मारूंगा तो आखिरी बार इसमें कुछ लिखने के बाद मैं ये तुम्हें सौंप दूंगा, क्योंकि मैंने ये उसी वक्त डिसाइड कर लिया था जब सालों पहले तुम मुझे पहली बार मिले थे। उस वक्त मैंने तुम्हारे अंदर एक जुनून देखा, जिससे मैं समझ गया कि मुझे मेरी किस्मत ने एक बेटा दिया है जो कि आने वाले समय में इस तूफान का कप्तान बनेगा। तो जेकब भी कहता है कि मैं जिस दिन से समुद्री शिकारी बना हूँ मैंने उसी दिन ये कसम खाई थी कि मैं अपने लोगों को इन समुद्री राक्षसों से बचाऊंगा, जिससे कि कैप्टन
क्रो भी काफी खुश होते हैं। और फिर अगले दिन फाइनली ये सभी के सभी लोग अपने घर थ्री ब्रिजेस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तूफान को देखकर सिटी के लोग काफी ज्यादा खुश थे। सारा सभी लोगों को बताती है कि अगले दिन जब कैप्टन क्रो राजा से इनाम लेंगे तो अपने जहाज की मरम्मत कराकर रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए निकल जाएंगे। और तूफान को देखने के लिए अब तो यहाँ पर मेजी भी आ चुकी थी, क्योंकि वो समुद्री राक्षसों की काफी बड़ी वाली फैन है। वो जेकब का पीछा करती है क्योंकि आज वो सभी के सभी मिलकर काफी बड़ा जश्न करते हैं। मेजी ये सब कुछ बाहर खड़ी होकर देख रही थी। अभी वो खिड़की को खोलकर अंदर आ जाती है और वो जेकब से बातें करने लगती है। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपने 2 दिन में 4 राक्षस मारे होंगे। जेकब उससे कहता है कि बेटा कहानी अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि वो 4 नहीं बल्कि 5 राक्षस थे। तो मेजी उससे कहती है कि मैं भी बड़ी होकर एक शिकारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी शिकारी थे जो कि मोनार्क नाम के जहाज पर काम करते थे, जिन्होंने अपनी शान से जिंदगी जी और शान से मर गए। तो जेकब उससे कहता है कि फिर तुम आखिर रहती कहाँ पर हो? तो मेजी उससे कहती है कि मैं भी गिल्स्टन के अनाथ आश्रम में रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो असल में रहना चाहती हूँ तूफान पर। तो जेकब उससे कहता है कि वो कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, इसीलिए वो मेजी को यहाँ से ले जाता है और एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर उसको पता बता देता है कि इस बच्चे को गिल्स्टन के अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। इसके बाद फिर वो मजे से अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगता है। इसके बाद अब वो लोग अगले दिन पैलेस की तरफ जा रहे थे, जहाँ से वो राजा के द्वारा दिए गए इनाम को लेंगे। तो रानी उससे कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि आपने एक ब्रिकल बैग को मारा, जिसके बदले आपको अच्छा इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन हमें तो जरूरत है रेड ब्लस्टर की, जिसे आपने अपनी नजरों के सामने होते हुए भी नहीं मारा, क्योंकि आप तो अपने किसी साथी को बचाना चाहते थे, इसीलिए आपको इनाम नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि अब तो वो ये भी कह देते हैं कि वो शिकारियों को पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने एक नए जहाज को बनाया है जिसका नाम है शाही धुरंधर। तो कैप्टन क्रो एक ही नजर में उसको बता देते हैं कि ये बिल्कुल भी सही जहाज नहीं है, इसीलिए गलती से भी इस जहाज को समंदर में मत भेज देना। लेकिन एडमिरल इस बारे में कहता है कि तुम्हें इस बारे में बोलने का हक नहीं है। तो कैप्टन कहता है कि हमारी वजह से तुम सभी के सभी चैन की सांस ले पाते हो। लेकिन कैप्टन की बातों से रानी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो फिर तभी उन लोगों के सामने आता है जेकब। वो राजा से कहता है कि हम वो शिकारी हैं जिसने आपके राज्य को पूरी दुनिया में मशहूर किया, इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो सबसे पहले रेड ब्लस्टर को पकड़ के लाएगा आप केवल उसी का साथ दीजिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो आप हमारे जहाज के टुकड़े टुकड़े कर देना। और इस चुनौती को एडमिरल भी एक्सेप्ट कर लेता है। कैप्टन तुरंत ही अपने जहाज को लेकर यहाँ से समंदर में निकल जाता है। और इस चुनौती के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग इसके आगे की अमेजिंग फाइट को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।